आज है हमारा टर्न किसका, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के क्वेश्चंस को बढ़िया से धुआं कर देने का। कैटिनेशन टेंडेंसी इज ग्रेटर देन कार्बन देन सिलिकॉन। ये एक तरह से देखा जाए ना, अगर असर्शन रीजन होता ना तो ये उसका रीजन होता। रीजन बीइंग बेटा दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से चल के पीसी में घुस गया, तो ओसी में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया जाता है। जरा ध्यान से अच्छे से सुनना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस में एक क्वेश्चन आया था पढ़ाते समय, मैंने जो रेगुलर क्लासेस चलती थी तो मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था। केमिस्ट्री जो होती है ना, चाहे वो आईओसी हो, ओसी हो, पीसी हो, तीनों ये बड़े बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इनसे मार्क्स आते हैं और ये रैंक लाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारा रैंक लाना टारगेट है, सिर्फ सिलेक्शन हमारा टारगेट नहीं है। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए तो एक बार फिर भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जय कट्टर एडवांस सीरीज में। तो अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर्स को देख चुके हैं और आज है हमारा टर्न किसका, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के क्वेश्चंस को बढ़िया से धुआं कर देने का। देखिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ध्यान रखिए ये चैप्टर एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हो भाई, एडवांस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो रिएक्शन बेस मिलेंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे बीच बीच में, जो आपके दिमाग को थोड़ा सा शांत कर देंगे। लेकिन बाय द एंड समरी इज दिस, पूरे चैप्टर में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एडवांस में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, उनके चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की है, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से करना। तरीका आपको पता है, प्रोसेस आपको पता है। प्रोसेस क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे सामने आएगा, मैं इधर या उधर जहां भी होगा मैं साइड में हो जाऊंगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देन वीडियो को प्ले करके आंसर को क्रॉस चेक करना है। इस पूरे प्रोसेस में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब आप वीडियो को पॉज करें तो क्वेश्चन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। जी हाँ, 2 से 3 मिनट। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम लगना नेचुरल है। हो सकता है इससे ज्यादा भी आपको टाइम लग जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो भाई कोशिश करिएगा कि कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आने जा रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनका बहुत ध्यान रखना कि भाई करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है भाई? सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म एन एलोट्रॉप लाइक ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ इट्स नो टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। बात बिल्कुल सही है भाई, ये स्टेटमेंट एक तरह से करेक्ट है। रीजन, सिलिकॉन में वैसी एलोट्रॉप बनाने की नेचर नहीं होती जैसी कि ग्रेफाइट जैसों में होती है, कार्बन जैसों में होती है। कैटिनेशन टेंडेंसी इज ग्रेटर देन कार्बन देन सिलिकॉन। ये एक तरह से देखा जाए ना, अगर असर्शन रीजन होता ना तो ये उसका वो होता, रीजन होता। रीजन बीइंग कि भाई कैटिनेशन पावर का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग ओपन और क्लोज चेन। कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बड़ी बड़ी चेन बनाता है, लंबी लंबी फेंकता है, आई मीन बड़ी बड़ी चेन बनाता है। वो टेंडेंसी सिलिकॉन जैसों में नहीं होती। ओके, जैसे कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर हमारा जर्मेनियम हो गया, फिर हमारा टिन हो गया। पीबी के बारे में आप सोचेंगे वो कहां गया, तो बेटा बता दें कि पीबी में कैटिनेशन पावर खत्म होती है, आई मीन एब्सेंट होती है। सीओ भाई ये स्टेबल होता है नेचर में, आई मीन पाया जाता है, लेकिन एसआईओ रूम टेम्परेचर पे डज नॉट एग्जिस्ट, हाई टेम्परेचर पे गैसियस फेज में फिर भी पाया जाता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखो भाई, इनमें बनने वाला जो पाई बॉन्ड है और इनमें बनने वाला जो पाई बॉन्ड है, दोनों की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का अंतर है। सीओ में बनने वाला पाई बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, एसआईओ में बनने वाला पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी सही है। तो भैया कोई भी स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट नहीं मिला, दैट्स व्हाई आंसर क्या है भैया? नन ऑफ दीस। दूसरा क्वेश्चन है भाई, जरा ध्यान से अच्छे से देख लें, आपके सामने है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। ए क्या है? यहां पर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, बी और सी बना रहा है। हाइड्रोलाइज होने पे भी बोरिक एसिड और क्या कहते हैं, क्या बना रहा है? सी बना रहा है। और रेड हीट करने पे जो बी है वो डी और H2 में ब्रेक हो रहा है। तो बेटा यहां पे दो एक बातों से मुझे एक हिंट मिला कि ए यहां पे क्या हो सकता है। पहला, देखो भाई बोरिक एसिड बन रहा है मतलब बोरोन का कंपाउंड है, और हाइड्रोलाइसिस होने पे सी बन रहा है, और सी को पूछा जा रहा है कि बताओ सी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ऑब्वियसली बोरिक एसिड से एक तरह से देखा जाए तो कंपेयर करवाया जा रहा है कि उसके कंपैरिजन में कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो भाई यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे बोरोन हैलाइड हो सकता है।
तो इमेजिन करो कि हमने बोरॉन हैलाइड ले लिया, बोले तो BCl3 ले लिया सपोज। तो BCl3 को जब मैं लूंगा और हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो मुझे बोरिक एसिड बनेगा, और यहां पे मुझे C के नाम पर क्या मिलेगा बेटा, HCl। ये बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊंगा तो बेटा B प्लस C दोनों बनेंगे, C तो आपको पता ही है भाई HCl। यहां पे B क्या होगा, B होगा बेटा B2H6। ये बात समझ में आ गई। BCl3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, B2H6। अब जब B2H6 को आप हीट करोगे तो यहां पे D और H2 बन रहा है, तो भाई रेड हीट कर रहे हैं, यानी कि खूब इसको गर्म कर रहे हैं। तो B2H6 को अगर खूब अच्छे से गर्म करोगे तो भैया D बता दूं यहां पे क्या बनेगा, D यहां पे बनेगा B, यानी कि बोरॉन। क्या बनेगा बेटा, बोरॉन। तो बाय द एंड समरी इज दिस, C कैसा है भाई, अच्छा खासा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कैसा एसिड है। ये बात समझ में आ गई भाई, अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बहुत जल्दी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान से सुना। BCl3 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो खैर आपने सुना ही होगा, ऑर्गेनिक में बहुत यूज होता है फ्रिक्वेंटली। रिएक्शन करके ये बना रहा है। अब इसमें जो A बन रहा है वो NaOH से रिएक्ट कर रहा है, एक तो गैस दे रहा है, दूसरा एक B करके कोई प्रोडक्ट भी बना रहा है। अब उस B के बारे में हमें जानना है कि वो B क्या है। तो आइए मैं आपको पहले बता दूं, जरा ध्यान से देख लेना, पहले तो वीडियो पॉज करके अपने आप सोच लेना, ठीक है। होपफुली सोच लिया। अब आइए जरा देखिए, BCl3 है साहब, लिथियम एल्यूमिनियम के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है, यहां पे क्या बनेगा बेटा, B2H6 बनेगा। ये बात समझ में आ गई, और साथ में ये बन जाएगा। अब ये जो B2H6 है, ये क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, NaOH के साथ। क्या बनेगा बेटा, Na3BO3 बनेगा, सोडियम बोरेट, और साथ में ये निकल जाएगी। अब सोडियम बोरेट को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, यानी कि जो मीडियम है वो कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। ये तो मानते हो, हाँ सर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की चलेगी भाई, NaOH की चलेगी, बोरिक एसिड H3BO3 की थोड़ी ना चलेगी। अगर पानी में डाल देंगे तो ये NaOH और H3BO3 देगा, तो मीडियम तो बेसिक हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो अब इसको ध्यान में रख के आइए जरा B जो है हमारा, ये B कौन है बेटा, Na3BO3। ये बात समझ में आ गई। तो आइए जरा इसके बारे में देखते हैं क्या क्या सही है। पहला, क्या ये एक्वा सोल्यूशन में जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, हाँ। अगर बाय द वे मान लीजिए लिटमस कैसा है, रेड है, ये तो खैर सबको ही पता होगा, तो बेसिक मीडियम में वो क्या हो जाना है, ब्लू हो जाना है। ये बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि हम यहां पे क्या ढूंढ रहे हैं, इनकरेक्ट। दूसरी चीज बेटा, दो तरह के होते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से चल के और पीसी में घुस गया, ठीक है ना, या ओसी में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया जाता है, जरा ध्यान से अच्छे से सुनना। बेटा होता क्या है, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो भी ये वॉटएवर बने हैं, तो ये तो मानते हो कि एनायनिक पार्ट एसिड से आया हुआ होता है और कैटायनिक पार्ट बेस से आया हुआ होता है। अब यहाँ पे एनायनिक पार्ट क्या है, वीक एसिड का हिस्सा है H3BO3। तो जब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अटैक होगा, तो नो डाउट इन इट, वाटर जब अटैक करेगा तो ये तो H3BO3 बना देगा, और OH माइनस क्या करेंगे, बेसिक मीडियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एनायनिक पार्ट पे अटैक हो रहा है, हाँ, और एनायनिक पार्ट यानी कि हाइड्रोलाइज किसका हो रहा है, एनायनिक पार्ट का हो रहा है एक तरह से, तो इट शोज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ बोरॉन विद NaOH। भाई ये जो Na3BO3 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो बोरॉन की डायरेक्ट NaOH से रिएक्शन करा देते तब भी बन सकता था। तो फिर फाइनली गलत क्या रह गया, गलत रह गया हमारा C ऑप्शन। अगला देखते हैं भाई, व्हेन हीटिंग, सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ा था, P ब्लॉक में भी पढ़ा था, ध्यान से देखिए, व्हेन हीटिंग व्हाइट लेड देन फाइंड आउट रिलीज गैस A एंड B, क्या क्या होगी बेटा, ये लेड हाइड्रोक्स बेसिक लेड कार्बोनेट है, हाँ है, और जब आप इसकी स्ट्रॉन्ग हीट कराते हैं तो Pb3O4 तो बनता ही है, साथ में बेटा CO और CO2 भी बनता है। मैंने कहा भी था कि ये रिएक्शन थोड़ी सी मेमोरी बेस है, जिस समय मैंने ये पढ़ाया था मैंने कहा यार ये रिएक्शन तो बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये रिएक्शन थोड़ी सी मेमोरी बेस है, और जब आप इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2 बनता है, जो बनना है वो बनता है, लेकिन इसमें CO और CO2 बनता है।
ये बात समझ में आ गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ध्यान से मतलब अच्छे से देख लें, ठीक है ना। अब आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से अच्छे से सोचिएगा, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सिलिकेट के ऊपर बेस्ड है, बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। क्या, यहां पे मान लीजिए एक कंपाउंड आपको दे दिया है, नाम ही पढ़ने में बड़ा खतरनाक है, टॉर्मेलिन करके है ना, और बोला है मतलब एक क्लास है साइक्लोसिलिकेट की, और उसका एक जनरल फॉर्मूला आपको पता करना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस दिस दिस। अब भाई आप बोलेंगे सर कैसे पहचाने, अरे भाई सिलिकेट जिस समय मैंने बताया था तो याद करो मैंने यूनिट मैपिंग सिखाई थी, हाँ सर सिखाई थी, तो यूनिट मैपिंग के थ्रू मैंने चार्ज निकालना सिखाया था, हाँ सर सिखाया था। तो भाई उस चार्ज निकालने के तरीके को यूज करो और पता करो कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। क्या मतलब सर, देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपको हर एक ऑप्शन में कुछ कैटायन दिखाई दे रहे होंगे और कुछ एनायन दिखाई दे रहे होंगे, हाँ सर दिखाई तो दे रहे हैं। एक रफ आइडिया लिए लेते हैं, जैसे कैल्शियम एल्यूमिनियम आयरन कैटायन है, बोरेट एनायन है, ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, ये सिलिकॉन है, सल्फर छपा हुआ है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन कैटायन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब एनायन है, हाँ सर। इसी तरह से बाकी सब में आप देखेंगे तो बाकी सब में भी क्या है बेटा, एनायन और कैटायन दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा गया बताओ इनमें से करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। तो यानी कि जरा ध्यान से सुनना, आप जब इन कैटायन एनायन के चार्ज को बैलेंस करेंगे, आई रिपीट, आप जब इन कैटायन एनायन के चार्ज को बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेट चार्ज जो है वो कैसा आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। क्यों, क्या किसी सिलिकेट पे आपको प्लस माइनस कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो कैटायन एनायन का नेट चार्ज क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। अगर 0 जिस पे आ रहा है वो करेक्ट फॉर्मूला है, यानी कि वो बैलेंस्ड फॉर्मूला है, 0 जिस पे नहीं आ रहा है यानी कि वो करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, यानी कि वो बैलेंस्ड फॉर्मूला नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं ध्यान से। कैल्शियम है, हाँ है, तो पहले वाले का मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2 एग्जांपल बताऊंगा फिर आपको डायरेक्ट क्या कहते हैं आंसर बताऊंगा, या फिर आप ये देख लीजिए सामने, वीडियो को पॉज करिए, मैंने तरीका तो आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। आप एक बार चार्ज को बैलेंस करके देखिए और देखिए कहां पे चार्ज नेट चार्ज 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए मैं बताता हूं। पहले वाले में देखिए कैल्शियम कितना है, सब +2 है। कितने कैल्शियम है, 1 है, तो +2 ही रहने दो। एल्यूमिनियम कितने हैं, सर 3 है, और एक पे कितना चार्ज होता है, सर +3 चार्ज होता है, तो बेटा यहां पे +9 कर दो। आयरन, आयरन को +2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, +2 माने लेते हैं। क्यों सर +3 क्यों ना मानूं, अरे प्रभु जो मानना है मान लो, फिलहाल मैं कह रहा हूं ना माने लेते हैं, ठीक है ना, माने लेते हैं। तो ठीक है सर चलो मान लो, खुश रहो, तो +2 माने लेते हैं, हाँ मान लो सर, तो 12 हो गया, हाँ हो गया, क्यों, क्योंकि 6 है ना, हाँ। अच्छा आगे सिलिकॉन, उसको तो +4 ही मानेंगे, हाँ सर मानेंगे, उसको +4 मानेंगे। कितना हो रहा है सर, सिलिकॉन 6 है, तो 24 ये भी हो गया। अच्छा बोरेट, एक बोरेट पे -3 चार्ज होता है, कितने बोरेट हैं, 9। अब यहां से माइनस की गिनती चालू हुई है, -9, ठीक है ना। आगे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितने हैं, 18, यानी कि 36। अरे हाँ या ना, ये लो भाई। और एक F पे कितना, -1, यानी कि ये 4। ओके, अब माइनस माइनस एक तरफ कर लो, प्लस प्लस एक तरफ कर लो, कितना हो रहा है बेटा, सर ये 36 और 4 कितने हो गए, 40, और ये 49 हो रहा है, किसका, माइनस का। अब जरा प्लस के भी देख लो कितने हो रहे हैं, प्लस के हो रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, 9 2 11 हो गए, यस, और ये 12 कितने हो गए बेटा, 23 हो गए, 23 हो गए, हाँ, और 23 और 24, 23 और 24 यानी कि 47 हो रहे हैं। ओके, क्या ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं, नहीं सर -2 ज्यादा पड़ रहा है, तो -2 ज्यादा पड़ रहा है, मैंने तो सर आपसे पहले ही कहा था कि उसको +3 मान लो, प्रभु +3 भी माने लेते हैं, देखते हैं उससे सॉल्यूशन निकलता है क्या। मान लो कि Fe को मैंने +3 मान लिया, तो भाई यहां पे कितना हो जाएगा सर, 6 × 3 यानी कि 18 हो जाएगा, यानी कि 12 के बजाय 18 हो जाएगा, हाँ, यानी कि 6 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 47 53 हो जाएगा। अब क्या बैलेंस हो रहा है, नहीं सर बैलेंस तो अभी भी नहीं हो रहा, इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि प्रभु +2 +3 कुछ भी मानो, पहले शुरू तो करो, बाद में बैलेंस कर लेंगे।
तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, यानी कि पहला वाला आंसर इसका क्या है, इनकरेक्ट। अब जरा दूसरा वाला देखे लेते हैं, दूसरे वाले को देखे लेते हैं साहब, ठीक है ना। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कैल्शियम कितने हैं सर, 2 हैं, तो एक कैल्शियम +2 होता है, 2 के कितने हो गए, +4। आगे बढ़ो, एक लिथियम कितना है सर, +1 होता है, कितने हैं, 3, तो +3 लिख दो। एक वेनेडियम कितना होता है सर, ये फिर संकट हो गया सर, क्यों, +3 भी होता है, +5 भी होता है, तो भाई शुरू तो करो, पहले +3 मान करके ही कर लो। अच्छा सर +3 मान के कर लेते हैं, कितने हैं 6, तो 18 मान ले, हाँ मान लो। अच्छा अब सिलिकॉन को भी कर लो, कितने 24, अच्छा ये लो भाई 24 कर दिया, ये बात समझ में आ गई। आगे बोरेट कितने होते हैं, 9, -3 है ना, तो -3 एक पे और 3 है तो -9। आगे और ऑक्सीजन सब वही 36 और OH वही 4, तो ये कितना हो गया भाई, वापस से 49 हो गया, हाँ सर हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब आगे जरा इधर इसको देखिए, कितने हो रहे हैं बेटा, 24 और 18 कितना हो रहा है, 34 और 8 42 हो रहा है, हाँ सर। 42 और 7 कितना हो रहा है, 49 हो रहा है, हाँ सर ये तो 49 हो रहा है, यानी कि वेनेडियम को +3 लेने पे ये बैलेंस हो रहा है, यानी कि हमें इसकी ऑक्सीडेशन +5 +4 करके देखने की जरूरत नहीं है, +3 लेने पे बैलेंस हो रहा है सर। तो भाई ये इसका करेक्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बाकियों के भी आप एग्जाम्पल चेक करोगे, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेना भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस में एक क्वेश्चन आया था पढ़ाते समय, मैंने जो रेगुलर क्लासेस चलती थी तो मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था, बेरिल करके आया था, जिसमें क्या कहते हैं एन की वैल्यू पूछी थी, ठीक है ना, BeN दिया हुआ था, यानी कि नंबर ऑफ बेरिलियम बताने हैं, ठीक है ना। आगे था Al2 है ना, Si6O18, ऐसे एक फॉर्मूला दिया हुआ था, बोला था यहाँ पे बेरिलियम की वैल्यू बताइए कितनी है। तो भाई मेरे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिया है, ताकि आप इसको अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिंपल सोबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। जैसे वाटर गैस क्या होता है, तो भाई वाटर गैस मिक्सचर होती है CO+H2 का। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है सर, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिक्सचर होती है। कोल गैस क्या होता है भाई, कोल गैस इसका मिक्सचर होता है। और नेचुरल गैस क्या होती है, मेथेन होता है। तो ये ऐसे थोड़े से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें बेटा देखने वाली बात यह है कि NaBH4 जब आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा। तो बेटा देखो, आयोडीन जो है वो सोडियम से रिएक्ट करके Na तो बना ही देगा, हाँ, बाकी क्या बनेगा बेटा, B2H6 बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। B2H6 भी एक तरह की टॉक्सिक गैस ही होती है। आगे B2H6 की रिएक्शन जब आप C2H5 से कराएंगे, C2H5OH से कराएंगे, तो नो डाउट नेट यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन तो निकलेगी निकलेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये Y क्या है, हाइड्रोजन तो निकलेगी निकलेगी। साथ में ये D क्या है, ये है बेटा BOC2H5 होल थ्राइस। ये क्या होता है सर, बेटा ये ट्राई इथॉक्सी बोरेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राई इथॉक्सी बोरेट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। आगे देन उसके बाद ये जो है, जब आप इसको लोगे B2H6 को HCl से अगर रिएक्ट कराओगे, तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, Y तो वो हाइड्रोजन जो निकलेगा निकलेगा ही, E जो है बेटा वो बनेगा B2H5Cl। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे पूछा है D क्या है, बेटा वो है, ठीक है ना, BOC2H5। और याद करो ये रिएक्शन हम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, ग्रीन फ्लेम टेस्ट के नाम से। किसके नाम से बेटा, ग्रीन फ्लेम टेस्ट के नाम से। तो ये ग्रीन कलर देता है जब फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, बोरॉन, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, आई मीन। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, अच्छे से एक बार देखना इस क्वेश्चन को, सोचना, फिर उसके बाद इसका आंसर देखना, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आइए देखते हैं, C एंड D आर रेस्पेक्टिवली। पूछा गया है कि भाई C एंड D क्या है, तो भैया इसमें से पूछा गया है C और D, ये और ये क्या है। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं।
ऑप्शंस देख करके इतना तो समझ में आ गया है कि भैया कोई ना कोई बोरोन का ही कंपाउंड है, लिखा भी हुआ है बोरोन का कंपाउंड है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, बोरोन का कंपाउंड है एक्वस मीडियम में, यहां कोई ऐसा कंपाउंड लो जो पहले तो सॉल्युबल हो लेकिन NaCl से रिएक्ट करके आयन एक्सचेंज के दौरान व्हाइट कलर पीपीटी दे देता हो, और फिर वो जो व्हाइट कलर पीपीटी मिलता है वो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल भी हो। इसका मतलब ये है कि हो ना हो ये कंपाउंड किसका है बेटा, सिल्वर का ही है। क्या है, सिल्वर का ही है। और आगे ऑप्शन देख करके फील भी आ रहा है कि यार ये कंपाउंड सिल्वर का ही है। तो सिल्वर का ऐसा कौन सा कंपाउंड है, मान लो हमने AgNO3 ले लिया, ये तो सॉल्युबल होता है आराम से, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा भी है। और इसीलिए बार बार याद दिला रहा हूं कि ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये बात ध्यान रखना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे इमेजिन करो Na2B4O7 ले लिया, ये H2O है ही, और यहाँ पे AgNO3 ले लिया। ये तीनों आपस में रिएक्ट करके यहां पे बेटा फाइनली क्या बनाएंगे, AgBO2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, AgBO2। बनने में और भी बहुत सी चीजें बनती हैं, जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं कि यहाँ पे AgBO2 बनाएंगे विच इज व्हाइट कलर पीपीटी। और AgBO2 को जब आप बॉयल करोगे तो यहाँ पे ब्राउन कलर पीपीटी बनेगा, किसका, Ag2O का। ये बात समझ में आ गई, क्या पीपीटी बनेगा, Ag2O का। AgNO3 जब NaCl से रिएक्ट कर रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे AgCl बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाई देगा, AgCl बनता हुआ दिखाई देगा। और AgCl जो है वो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल है, यानी कि यहाँ पे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से अब इतनी देर में समझ में आ गया होगा बेटा, सारी रिएक्शन मैंने सामने रख दी है, इतनी देर में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, दिस 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 दिस। ये बात समझ में आ गई, अरे क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मैच ऑफ सिलिकेट। तो बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन पूछे हैं, तो याद करो 0, 1, 2, 2, 2.5, 3, 4, ये मैंने नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन एटम बताए थे। मैंने कहा था ये सीक्वेंस याद रखना, यूनिट मैपिंग भी सिखाई थी कि यूनिट कैसे निकाली जाती है नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन एटम से, सारी बातें बताई हुई हैं। तो जरा ध्यान से देख लेना, ये नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन एटम है, किस सीक्वेंस में है, 0 यानी कि ऑर्थो, ऑर्थोसिलिकेट। 1 कौन है बेटा, पायरो। ये पहला वाला जो 2 है कौन है, साइक्लो। ये वाला 2 कौन है बेटा, सिंगल चेन। ये वाला 2.5 कौन है बेटा, डबल। 3 कौन है बेटा, 2D, और 4 कौन है, 3D। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे सिलिकेट्स आपको पता है, 7 तरह के सिलिकेट्स होते हैं, किसमें क्या है, इनके अल्टरनेटिव नेम भी याद रखना। जैसे ऑर्थोसिलिकेट को नेजो बोलते हैं, पायरो को सोरो भी बोलते हैं, साइक्लिक तो साइक्लिक होता ही है, सिंगल को क्या बोलते हैं बेटा, पायरोक्सिन, डबल को एम्फीबॉल भी बोलते हैं। ये दोनों चेन सिलिकेट का हिस्सा है। चेन सिलिकेट को आइनो भी बोलते हैं, INO, है ना, आइनो। 2D को फाइलो या शीट सिलिकेट भी बोला जाता है, 3D को टेक्टोसिलिकेट भी बोला जाता है। तो ये अल्टरनेटिव नेम्स आपको पता होने चाहिए। अब इसके बेसिस पे आप आराम से बता सकते हो ऑर्थोसिलिकेट किसका हिस्सा है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, R। पायरोसिलिकेट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पायरोसिलिकेट का आंसर ये हो जाएगा। साइक्लिक सिलिकेट का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3D सिलिकेट का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया अगर आपको ये चीजें पता है तो। नेक्स्ट मेमोरी बेस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि भाई CCl3NO2 को हम टीयर गैस के नाम से जानते हैं। टीयर गैस हो गई, मस्टर्ड गैस हो गई, है ना, इनके फॉर्मूले आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। फॉस्जीन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन द रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस P2O5 मिलकर के X बनाते हैं और SO3 बनाते हैं। द मेजर प्रोडक्ट X इज, तो बेटा बता दूं कि ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है और ये P2O5 जो है, तो यहाँ पे P2O5 एक तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है बेटा, मॉइस्चर को, वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो H2SO4 से H2O निकला, SO3 बचा, और जो H2O निकला वो इस P2O5 से रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बना देगा बेटा, HPO3 बना देगा। क्या बना देगा, HPO3 बना देगा। ये बात समझ में आ गई। मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या बना देगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट्स देख सकते हैं, पी ब्लॉक के हों, सॉल्ट एनालिसिस के हों। मैंने पहले ही कहा था कि सॉल्ट एनालिसिस बेसिकली कॉम्बो होता है बेटा, किसका, ब्लॉक केमिस्ट्री का। तो चाहे आप पी ब्लॉक उठा के देख लें, चाहे आप सॉल्ट एनालिसिस उठा के देख लें, ये सारी रिएक्शन उसमें मिलेंगी। आप बाय द वे एक बात तो सोचते होंगे कि मैं ये बात बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि बेटा मात्र 15-20 दिन बचे हैं, हार्डली 15 और 18 डेज जितना मुझे याद है, ठीक है ना। नहीं, 18 को है ना, हाँ यस, बहुत ही कम डेज बचे हैं, 15 के अप्रॉक्स करीब करीब बचे हैं, 15-16। तो बेटा ये एक बड़ा क्रूशियल मोमेंट है। मुझे पता है कि आप सारे चैप्टर्स दोबारा से लेक्चर्स नहीं देख सकते, मुझे पता है, आई नो। आपको करना कुछ नहीं है भाई, अगर इनकी आपको नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाए और चलते चलते आपने एक बार भी देख लिया, तो जिंदगी भर यार दुआएं दोगे कि हाँ चलो यार सॉल्ट एनालिसिस की वजह से जान बच गई। क्योंकि बेटा देखो, फिजिक्स और मैथ्स नो डाउट इन इट ठीक है, अच्छे सब्जेक्ट हैं, लेकिन केमिस्ट्री जो होती है ना, चाहे वो आईओसी हो, ओसी हो, पीसी हो, तीनों ये बड़े बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इनसे मार्क्स आते हैं और ये रैंक लाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि हमारा रैंक लाना टारगेट है, सिर्फ सिलेक्शन हमारा टारगेट नहीं है, रैंक लाना भी हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। तो बेटा रैंक को लाइए, और रैंक तभी आएगी जब आप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस उठा करके देख करके जाएंगे जो हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री आपकी बहुत जान बचा लेती है बहुत से मौकों पे, बार बार इसीलिए कह रहा हूं अभी भी वक्त है, इसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। बहुत ही सिंपल है भाई, 1 मोल ऑफ दिस 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 H3PO2 H3PO3 H3PO4 न्यूट्रलाइज किया जा रहा है x मोल ऑफ NaOH से, y मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और z मोल ऑफ AlOH होल थ्राइस से। आपको x y z का रेशियो बताना है। तो देखो बेटा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये H3PO2 है, हाँ, ये H3PO3 है, हाँ, और ये H3PO4 है, ओके। तो बेटा इनमें बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी कितनी है बेटा, 3 है। ये बात समझ में आई। तो अगर इसकी रिएक्शन सोडियम से करा दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, ये NaH2PO2। अगर इसकी रिएक्शन कैल्शियम से करा दूं तो क्या बन जाएगा, CaH2PO3। और अगर इसकी रिएक्शन H3PO4 से करा दूं, सॉरी AlOH होल थ्राइस से करा दूं तो क्या बन जाएगा, AlPO4। तो यानी कि सभी एक एक मोल यूज हो रहे हैं, इक्वल रेशियो में यूज हो रहे हैं, बस बात खत्म। यानी कि 1:1:1 आंसर इसका आ जाएगा। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लिया करें और एक बार अच्छे से देख लिया करें कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। हाइपो इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक, ठीक है ना, फोटोग्राफी, ओके। टू किसके लिए यूज होता है बेटा, ये IBI है। क्या मतलब सर, IBI का मतलब होता है इंफॉर्मेशन बट इंपॉर्टेंट, यानी कि इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, यानी फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगर आपको पता है तो आप ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। रिमूव, ठीक है ना, अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड एज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब सर, देखिए हाइपो क्या है, हाइपो वही अपना हाइपो सॉल्यूशन है, ओके। और ये सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है ना, अपने अंदर एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना करके। और इसका बेसिकली फोटोग्राफी में, रील्स में, ठीक है ना, प्रिंट डेवलपमेंट में इसका यूज होता है। पहले जो, अब तो खैर सब बहुत मॉड हो गया मामला, सब कुछ काफी एडवांस हो गया है। पहले जमाने में जो रील्स वील्स चलती थी, है ना, तो उसमें इसका फोटोग्राफिक प्लेट्स में, इन सब में इसका यूज होता था। तो ये मेमोरी बेस है, आपको पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। अरे भाई सीधी सी बात है, पेल ब्लू गैस होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे गैस की फिजिकल, ये जैसे जैसे ओजोन की फिजिकल स्टेट चेंज होती है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाता है। पेल ब्लू है, फिर डार्क ब्लू हो गया थोड़ा सा, फिर एंड में तो जाके वॉयलेट टाइप का हो जाता है सॉलिड में, है ना। अच्छा,
ऑक्सीडाइज सल्फर एंड फॉस्फोरस इवॉल्विंग ऑक्सीजन गैस, हाँ ये बात सही है, सल्फर फॉस्फोरस इनसे रिएक्ट करके, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर सकती है और इनको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करती है। आगे, क्या ये ऑर्डरलेस होती है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी फिशी स्मेल होती है। और आखिरी कह रहा है इट टर्न्स ड्राई KOH रेड, बेटा KO3 बना देती है। KOH ओजोन से रिएक्ट करके क्या बना देता है? KO3। KO3 को बोलते हैं बेटा पोटेशियम ओजोनोइड, कुछ ऑरेंज रेड कलर का होता है। किसका होता है बेटा? ऑरेंज रेड कलर का होता है। ये बात समझ में आई? तो स्टेटमेंट जो है, जो इनकरेक्ट है एक तरह से, वो क्या है? सी ऑप्शन। मैच द रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमें मैच कराना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 को, NO2 है साहब, ओके। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। देखिए एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है, NO2 को जब आप कूल करोगे तो ये N2O4 बनेगा, हाँ बनेगा। और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज करने पे बेटा ये दो तरह के ऑक्सी एसिड बनाएगा, HNO3 HNO2। तो क्या ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मिक्स एनहाइड्राइड है, यानी कि दो अलग अलग एसिड की एनहाइड्रिक फॉर्म है? हाँ है। तो बाय द एंड समरी इज दिस 1 का एक तो क्या हो गया? P। आगे, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, हाँ एसिडिक ऑक्साइड भी है तो Q भी हो गया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम जो प्रोडक्ट में है +6, नहीं +6 किसी की नहीं है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस, नहीं इसमें कोई कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस भी नहीं निकल रही है। तो भाई 1 का आंसर PQ हो गया। अब जरा 2 को देखे लेते हैं, 2 का क्या आंसर होगा? बहुत ध्यान से अच्छे से देखना, ठीक है। ClO2 है, ओजोन से रिएक्ट कर रहे हैं। किससे रिएक्ट कर रहे हैं बेटा? ओजोन से। क्या बन जाएगा? Cl2O6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? Cl2O6 बन जाएगा। अब Cl2O6 बन जाएगा तो ये भी एक तरह का मिक्स एनहाइड्राइड है। क्या मतलब सर? देखिए Cl2O6 डिस्प्रपोर्शनेट होता है, दो तरह के हाइड्रोलाइसिस पे कंपाउंड बनाता है, HClO4 बनाएगा, HClO3 बनाएगा, तो ये मिक्स एनहाइड्राइड है। एसिडिक है, हाँ है, तो इसका आंसर Q भी होगा। ऑक्सीडेशन +6, हाँ वो तो सामने दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर R भी होगा। और कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ कलरलेस पैरा, हाँ ये बात भी सही है क्योंकि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन भी क्या होगी? रिलीज होगी, और वो एक पैरामैग्नेटिक गैस होती है। तो Cl2O6 तो बनेगा ही, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होगी जो कि एक पैरामैग्नेटिक गैस होती है। आगे, K4FeCN6 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराई जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या कोई मिक्स एनहाइड्राइड बनाएगा? नहीं। कोई एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा? नहीं। कोई कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस बनाएगा? नहीं। तो फिर क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का एक प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहां पे क्या लिखे देते हैं? 3 का आंसर क्या लिखे देते हैं बेटा? R। ये बात समझ में आ गई? अब आप सोचेंगे कि सर इसमें वो तो सब सही है, ये क्या कहते हैं +6 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड कौन सा होगा? तो भाई जवाब बड़ा सीधा सा है कि जब ये इससे रिएक्ट कर रहे हैं तो FeSO4 भी बनेगा, जब ये इससे रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या कहते हैं K2SO4 भी बनेगा। तो क्या सल्फेट में +6 नहीं होता? हाँ सर होता है, सल्फेट के सल्फर में +6 होता है। ये बात समझ में आ गई? तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया? दिस। अब आखिरी बचता है हमारा 4। तो बेटा ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, KOH और ओजोन अभी अभी देख करके चुके हैं। क्या बना लेता है? KO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? KO3। तो क्या ये मिक्स ऑक्साइड है? नहीं। क्या कहते हैं ये कोई वो एसिडिक ऑक्साइड है? वो भी नहीं। क्या इसमें ऑक्सीडेशन +6 है? कदई बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। और क्या कहते हैं क्या ये कुछ कलरलेस और पैरामैग्नेटिक गैस कुछ बना पा रहा है? हाँ बिल्कुल बना पा रहा है। तो KO3 तो बनेगा ही बनेगा ओजोन के साथ, और साथ में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? S आंसर इसका हो गया। ये बात अच्छे से समझ में आ गई भाई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जरा ध्यान से और अच्छे से सुनना कि क्वेश्चन ऐसा है, द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लोरीन इज डन बाय। कैसे फ्लोरीन का होता है? याद करो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था
पी ब्लॉक में मॉइसन प्रोसेस, और मैंने कहा था कि किसी की औकात नहीं है जो फ्लोरीन को क्या कहते हैं F माइनस को F में बदल करके और रिलीज करा ले, इसमें ऐसी किसी की भी औकात नहीं है, सिवाय एक मॉइसन प्रोसेस होता है जिसमें हम KHF2 की हेल्प से, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा के फाइनली हम फ्लोरीन को निकाल लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है, हैलोजन फैमिली से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। मॉइसन प्रोसेस है ना। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है भाई? आई रिपीट, डेकॉन प्रोसेस होता है, हाँ होता है सर। तो कैटलिस्ट इसमें कौन सा यूज होता है बेटा? CuCl2 यूज होता है, सिंपल। नेक्स्ट, in which of the following statement is incorrect? Pseudo halogens ions are not spherical। यार ये स्टेटमेंट सही है। सूडो हेलोजन बेसिकली कोई एक अकेला हेलोजन नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है अलग अलग एलिमेंट्स का। जैसे हेलोजन की बात करें तो भाई अकेला क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है। सूडो हेलोजन कॉम्बिनेशन है, साइनाइड, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। तो ये परफेक्ट स्फेरिकल तो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। सूडो हैलाइड्स आर जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द लाइटर हैलाइड्स लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, है ना। ये बात भी एक तरह से देखा जाए तो सही है भाई। एक्चुअल जो फ्लोराइड क्लोराइड है ना, उनसे अगर देखा जाए तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सूडो हैलोजेंस की वो कंपैरेटिवली कम है। आगे, OCN माइनस और N3 माइनस सूडो हैलाइड्स आर बाइडेंटेड लिगैंड। ये गलत है बेटा, ये मोनोडेंटेड लिगैंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ करके आ चुके हैं। और साथ में एक बचता है सूडो हैलोजन फॉर्म डाइमर एंड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद नॉन मेटल एंड आयनिक कंपाउंड विद एल्कली मेटल। हाँ ये बात सही है, जिस तरह से KCl पॉसिबल है, KBr पॉसिबल है, वैसे ही KCN भी पॉसिबल है। जिस तरह से डाइमर में बात करें, जैसे आप ऐसे समझे अगर Cl2 पॉसिबल है, F2 पॉसिबल है, तो भाई CN होल ट्वाइस भी पॉसिबल है, जिसको आप साइनोजन के नाम से जानते हो, टॉक्सिक गैस बनती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? C ऑप्शन हो गया। What are the product form in the reaction of xenon fluoride with silicon dioxide? I repeat, xenon fluoride की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बेटा? है ना, हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा जरा ध्यान से देख लो। ये बनेगा बेटा, आपस में xenon हेक्साफ्लोराइड है यानी कि HCF6 है, हाँ, और साथ में क्या है? SiO2 है, हाँ। तो भाई ये दोनों मिलकर के यही बनाएंगे, फाइनली ये SiF4 बना लेगा और ये xenon ऑक्सीफ्लोराइड बना लेगा, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि जब xenon हेक्साफ्लोराइड से आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है बेटा? इसको तुरंत किस में बदल देता है? सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में बदल देता है, और बाकी बचे हुए फ्लोराइड्स जो होते हैं वो इसके साथ क्या कहते हैं, रहते हैं, और ये xenon ऑक्सीफ्लोराइड बना लेता है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर HCF2 एंड HCF4। बेटा ये HCF2 है और कितने हैं? 3 लोन पेयर तो ये हैं, और 3 लोन पेयर ही फ्लोरीन पे है, और यहां पे भी 3 लोन पेयर है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। और HCF4 की बात करें तो एक लोन पेयर तो ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक, दो, तीन, तो इस तरह से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और ये 2। तो यानी कि यहाँ पे तो 9 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए? 14 हो गए। तो आंसर भाई बी ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है बनता हुआ। हाइब्रिडाइजेशन आता है तो आप बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बेटा? सॉर्ट आउट कर सकते हैं बड़े आराम से। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देख लेना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जरा ध्यान से सुनना। HCF4 है और क्या कहते हैं SBF5 है, आपस में मिलकर के सॉल्ट बना लेते हैं। अरे कैसे बना लेते हैं, कैसे रिएक्ट कर लेते हैं भाई? HCF4 मान लो ब्रेक हुआ, HCF3
और F माइनस में, HCF3 प्लस और F माइनस में। ठीक है भाई, दोबारा से साफ साफ लिख देता हूं, HCF4 ब्रेक हुआ किसमें, HCF3 प्लस और F माइनस में। अब ये F माइनस जो है SbF5 से रिएक्ट करेगा और फाइनली बना देगा बेटा SbF6 माइनस। तो पहली रिएक्शन समझ में आ गई। दूसरा, HCF6 कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे नो डाउट नेट XCO3 बनाता है प्लस HF बनाता है। ये बात समझ में आ गई, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। HCF6 react with H2 produce HCF2 and xenon, गलत। HCF6 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके फाइनली खुद अकेला रह जाता है और अपने सारे के सारे हाइड्रोजन किसको दे देता है बेटा, तो ये xenon और 6HF बनता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, इनकरेक्ट। और आखिरी वाला तो अभी अभी पढ़ के आए हैं, xenon hexafluoride react with SiO2 form xenon compound and this xenon compound have oxidation of xenon is +6। अभी अभी पढ़ के आए भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे क्या xenon की ऑक्सीडेशन +6 नहीं है, हाँ है। तो बाय द एंड समरी इज दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भाई जिनको पता हो कि कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैसे शो कर सकता है, तो वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सही मतलब करके आ सकता है। अब इसमें तो मैं ज्यादा क्या ही बोलूं, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो नो डाउट नेट आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेमोरी बेस है, जैसे स्कैंडियम के बारे में है फेमस कि वो +3 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन नहीं बनाता है ना। वेनेडियम मैक्सिमम +5 तक जाता है, क्रोमियम +6 तक जाता है। तो ये क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अगर आपको लगे कि सर ऐसा क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये वो फलाना डिमाका, तो मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्कैंडियम है, हाँ, +3 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं बनाता। अब आप देखिए स्कैंडियम यहाँ पे +3 केवल ए ही ऑप्शन में दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया है। तो ये बेटा एक क्या होता है ना, ऐसा कोई ना कोई वो ऐसे क्वेश्चंस में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसा हिंट दे जाते हैं कई बार कि उसके बेसिस पे आप उसको सही कर सकते हो। आगे, ये भी मेमोरी बेस है यार। ठीक है, अब इसमें तो क्या ही बोले, इफ अ नॉन मेटल इज एडेड टू इंटरस्टिशियल साइड्स, है ना, ऑफ अ मेटल, देन द मेटल बिकम्स, भाई सीधी सी बात है, इम्प्योरिटी अगर आप ऐड कर दोगे तो वो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा। बहुत ही सीधा सा जवाब है, देख लो भाई ध्यान से, अच्छे से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व इन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH। मैंने कहा था ना, याद करो, एक QSP लिखवाया था कि जो मेटल होते हैं वो बेस में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन में वो सॉल्युबल हो सकते हैं, अगर वो खुद एम्फोटेरिक हो। तो इसका आंसर जिंक बेस्ट ऑप्शन है। आगे, एट 300 डिग्री सेल्सियस FeCl3, आई रिपीट, इन 300 डिग्री सेल्सियस FeCl3, अरे भाई सीधी सी बात है, सबलाइम हो जाएगा टू गिव गैसियस डाइमर ऑफ FeCl3 सॉरी, और इसमें 3C4E बॉन्डिंग होगी। तो टेम्परेचर बेस ऐसे क्वेश्चन भी थोड़े से IBI टाइप के होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन बट इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इतने टेम्परेचर पे सॉलिड क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रेक होगा और वो 3C4E बॉन्डिंग के चलते डाइमराइज हो जाएगा, दैट्स ऑल। जिंक क्लोराइड .2H2O, अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होना शुरू होगा, और उसका पहला स्टेप ये होगा। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है बेटा, डी ब्लॉक में अपन ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि जितने भी हाइड्रेटेड जो होते हैं इस तरह के हैलाइड्स, ये ऑन हीटिंग हाइड्रोलाइज हो जाते हैं कुछ एक को छोड़कर। और वो कुछ एक कौन है, जैसे आप कह सकते हैं SR यानी कि स्ट्रोंशियम और कैल्शियम और बेरियम, है ना, ये तीन के जो हैलाइड्स हैं, चाहे वो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, इनके जो हाइड्रेटेड हैलाइड्स होते हैं, बस यही हाइड्रोलाइज नहीं होते ऑन हीटिंग, बाकी सब हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है बेटा, ये पहला स्टेप है। और आप बोलेंगे फाइनल क्या होगा, फाइनली बेटा ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में HCl भी देगा।
ये बात समझ में आ रही है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये ध्यान रखना कि ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बेटा ऑन हीटिंग। अगला क्वेश्चन, KMnO4 in excess of treatment with concentrated H2SO4 forms compound X which decomposes explosively on heating forming Y। X और Y क्या होगा? भाई मेरे सीधी सी बात है, KMnO4 है और आप उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? तो वेरी सिंपल, KMnO4 है, हाँ, और ये आपके सामने H2SO4 है, हाँ, वो भी कैसा? कॉन्क, यानी कि कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड। तो क्या होगा? वेरी सिंपल, K2SO4 बनेगा, हाँ बनेगा, और साथ में क्या बनेगा सर? साथ में बनेगा अपना HMnO4। और HMnO4 क्या करेगा बेटा? जरा ध्यान से देख लीजिए, HMnO4 ये फाइनली ब्रेक हो जाएगा, आई रिपीट, ये फाइनली ब्रेक हो जाएगा, वाटर सब छोड़ देगा, Mn2O7 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और H2O। अब ये जो Mn2O7 है, जब आप इसको फर्दर और ज्यादा हीट करते रहेंगे, देखिए ना, तब ये ब्लास्ट होगा, मतलब आई मीन एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, द बेस्ट आंसर इज ए। आई रिपीट, द बेस्ट आंसर इज ए। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। Which of the following statement is wrong? सारी wrong ही पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखना, नहीं है बीच बीच में कभी करेक्ट भी पूछ लेता है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। An acidified solution of K2Cr2O7 liberate iodine from iodide। जी हाँ, एसिडिफाई K2Cr2O7 जो होता है, आपने रिएक्शन सुनी होगी, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, एसिडिफाई परमैंगनेट आपने सुनी होगी, या यूं सुना होगा एसिडिफाई KMnO4, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। ये बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये अपना K2Cr2O7 है और ये अपना सामने क्या है? मान लो H2SO4 है, तो किस क्या बनाएगा? K2SO4 बनाएगा प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस O बनाएगा। अब इस O के सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज होके जाएगा, कुछ भी ले आओ, O के सामने जो आएगा सब ऑक्सीडाइज होके जाएंगे। NO2 माइनस आएगा, NO3 माइनस में बदल जाएगा, SO2 आएगा, SO3 हो जाएगा, SO3 2 माइनस आएगा, SO4 2 माइनस में बदल जाएगा। जिसको लाओगे सब ऑक्सीडाइज होकर के जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो वो यही बात कह रहा है कि भाई यहाँ पे I माइनस जो है वो I2 में बदल जाएगा, हाँ बिल्कुल बदल जाएगा। ये बात समझ में आ गई, पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन एसिडिक सॉल्यूशन डाइक्रोमेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयंस। जरा ध्यान से देखो, ये क्रोमेट है, हाँ, इफेक्ट ऑफ पीएच अपन पढ़ते हैं अगर याद हो तो, ओके। और ये डाइक्रोमेट है, क्या है बेटा? डाइक्रोमेट, ओके। तो बेटा एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन है, डाइक्रोमेट आयंस आर कन्वर्टेड टू क्रोमेट आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब आप देख लो ये स्टेटमेंट गलत है या नहीं है? गलत है। आगे और भी देख लेते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग अंडरगोज एक्सोथर्मिक एंड डीकंपोज। अमोनियम डाइक्रोमेट का मतलब होता है ये, ओके। और इसमें डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज करके N2 में बदल देगा और इसके सारे हाइड्रोजन N2 को छोड़ करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर में बदल जाएंगे। कितने हैं? 4 इंटू 2 अपन कर दें यहाँ पे, तो 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 4H2O बना लेंगे और साथ में बन जाएगा Cr2O3। क्या बन जाएगा? Cr2O3। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? सही है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन, हाँ ठीक है, ये तो अपने आप में सही है। तो आंसर फाइनली हमारा क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, जरा ध्यान से देखना।
When copper is placed in the atmosphere for sufficient time, जब हम कॉपर को क्या करते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे तरह तरह की चीजों के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर अपीयर हो जाती है, और वो लेयर किसकी होती है बेटा, मेलाकाइट की होती है। इसको मेलाकाइट बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई व्हाट इज द मेलाकाइट, तो बता देना CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, और ये ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। बेटा देखो, एक सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट होता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट, में भी आप लोगों ने अगर सुना हो तो इसमें होता क्या है बेटा, जैसे कोई कोई ऐसे भी कैटायन होते हैं जो हीटिंग के ड्यूरिंग द हीटिंग कलर नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक टेस्ट कराया जाता है जिसको हम कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होगा, मान लो जैसे आपने कोबाल्ट नाइट्रेट लिया है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O में। अब ये कोबाल्ट ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी ऐसा नहीं है कि कहीं से सीधा आ गया, जिंक ऑक्साइड भी पहले हमारे पास सल्फेट के फॉर्म में रहा होगा, फिर हमने उसको कार्बोनेट में बदला, फिर हमने उसको हीट किया, तो जिंक कार्बोनेट से हमें जिंक ऑक्साइड मिला। अब ये जिंक ऑक्साइड और ये कोबाल्ट ऑक्साइड आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं बेटा, कोबाल्ट जिंकेट बना लेते हैं, और ये होता है बेटा रिनमैन्स ग्रीन, इसका नाम होता है, ठीक है ना, ग्रीन कलर का होता है, और ये बनता है कोबाल्ट जिंकेट। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, सॉरी इसका आंसर क्या हो गया, ए। FeC2O4 एक ऑन हीटिंग प्रोडक्ट बनाता है। नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक सॉरी नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक प्रोडक्ट बताइए जो X है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए इन पैरामैग्नेटिक प्रोडक्ट जो कि Y है, एंड फाइनली X प्लस Y का आंसर बताइए। तो भाई FeC2O4 है, हाँ, तो इसको ब्रेक करते हैं, तो ये बेटा कार्बन हो गया, हाँ, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यस, और ये O माइनस हो गया, हाँ, और ये Fe+2 हो गया, हाँ। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या बनने में लगा हुआ है, ये पूरी मैकेनिज्म मैंने बताई थी पढ़ाते समय। FeO बनेगा, CO बनेगा और CO2 बनेगा। तो भाई यहां पे लिख लो क्या क्या बन रहा है, FeO बन रहा है, CO बन रहा है और CO2 बन रहा है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है डायमैग्नेटिक बताओ, तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, डायमैग्नेटिक, और ये +2 है, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ये बात समझ में आ गई। तो डायमैग्नेटिक कितने हो गए, नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक प्रोडक्ट कितने हो गए, 2, यानी कि X की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और जो प्रोडक्ट पैरामैग्नेटिक है उसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो बेटा 3d6 4s2 होता है, हाँ। अब ये +2 है तो 2 उड़ा दिए, हाँ, कितने बचे, 6, और 3d6 में 4 अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि Y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 6। ये बात समझ में आ गई, X प्लस वाई कितना हो गया, 6। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर लेंथेनम्स। लेंथेनम्स को थोड़ा ध्यान में रख करके सोचिए। एक जनरल बात की जाए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी लेंथेनम्स होते हैं उनकी +3 होती है, हाँ होती है, कुछ की +2 होती है, लेकिन ज्यादातर की +3 रहती है। ओके, आप कह सकते हैं कि हाँ ऑल लेंथेनम्स +3 शो करते हैं, क्योंकि जो +2 शो कर रहे होते हैं वो +3 भी शो कर रहे होते हैं ना, इसलिए। आगे थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाँ करते हैं। 7th पीरियड से लेंथेनाइड्स बिलोंग करते हैं, नहीं करते, ठीक है। अच्छा, जो साइज है वो सीरियम टू ल्यूटिशियम कम हो रहा है, हाँ हो रहा है। रीजन वही, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पुअर सिग्मा है, z इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन भी बनता है, तो ये बात भी सही है। बेसिक कैरेक्टर की बात करें, इंक्रीज होंगे, नहीं होंगे। बेटा फाई बराबर C/R पढ़ा है, हाँ पढ़ा है सर। तो जब भाई z इफेक्ट बढ़ता जा रहा है तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ने की बात कर रहा है, तो ये गलत है। आगे, लेंथेनाइड्स मेटल होते हैं, हाँ भाई बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग पावर क्या कम हो रही है, भाई नेगेटिव SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो यही बता रहा है,
आगे लैंथेनाइड रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन, ये बात भी है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये वाली जो एफ ब्लॉक के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने पहले ही शुरुआत में शायद लेक्चर की शुरुआत में भी बोला था और अभी भी बता रहा हूं कि बेटा एफ ब्लॉक पहली बात तो अपने देखा जाए तो एडवांस को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एफ ब्लॉक पढ़ के नहीं जाएंगे, आप पढ़ के जाइए, लेकिन बेटा इसमें ज्यादातर 99% क्वेश्चन मेमोरी बेस होते हैं। अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये थे हमारे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, अगले टर्न पे और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।